नमस्कार। ट्रेजर हमेशा चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी दो बांके। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम ना सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वे चीज़ें हैं जिन्हें देशी और विदेशी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेशियों को इतना पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेशियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, यह विवादग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा ना हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बांकी नहीं तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बांकी अदा और बांकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल जले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे, और इसीलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकपन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर ये पूछेंगे, म्याँ यह बांके है क्या भला, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर इन बांकों की एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बाकी हो सकती है। हाँ, तो लखनऊ शहर में रईस हैं, तवाइफे हैं, और इन दोनों के साथ शौदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शौदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा जान दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये सौदे हटा दिए जाएं तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन सौदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डांटे हुए जब भी निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाँव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनत फुरहरियाँ खुसी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शौदों का जुलूस रहता है, एक से एक बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शेखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी नक्खास, तो मैं भी उचक्कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ यह बतला देना भेजा ना होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही ख़ानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और इन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों की बांध का टूट पड़ना था। बड़े
करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलाद को भूखों मरने की नौबत आ गई। और हुजूर, अब पेशे में कुछ रह नहीं गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मैं अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा। यह तो वक्त की बात है, मुझे भी फ़ायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊँ हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वह भला तांगे या मोटर में मिलने का। तांगे में पालथी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ है, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया करते हैं, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और ज़रा गौर फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं। वह बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और ना जाने क्या क्या कहते अगर वे या अली के नारे से चौंक ना उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 सौदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों म्याँ, क्या मामला है? म्याँ इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बतलाया, हुजूर, आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? म्याँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शौदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शौदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक सौदे से पुल के उस पार के दूसरे सौदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। इस फिसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बदल दिया गया। चुप होकर मैं इधर उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयाँ क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी होगी। इसमें खून बहेगा और लड़ाइयाँ तब तक ख़त्म ना होंगी जब तक एक बांका ख़त्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयाँ उन बांकों की लाश उठाने के लिए आई हैं। दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज़ उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशाइयों में एक सत्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार।
पुल के इस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बाके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ से दोनों बाके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाइयों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बाकों की लाठियाँ उठीं और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गईं। इस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बाकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। फिर क्या था, दोनों बाके जोर लगा रहे थे। पंजा टस से मस नहीं हो रहा था। 10 मिनट तक तमाशबीन सकते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद गजब के कस हैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद अभी तक तो मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज कहीं जाकर मुझे अपनी जोड़ का जावा मर्द मिला। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ था, टस से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद यही सवाल मेरे सामने है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है और ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बाके बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहाँ से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नक्खास जाना बेकार था। इस पार वाला बाका अपने शागिर्दों से घिरा हुआ चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते। लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में किसी बाकी ने कहा, मुला स्वांग खूब भरे हो। बाकी ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाकी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बाका दूसरे बाके से ही लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। और शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है।